दोस्तों, अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लेना, क्योंकि कहानी अब बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछली बार लेपिन ने अकेले पूरे किले में तबाही मचा दी थी। हाउस टेंस के नाइट्स उसके सामने टिक नहीं पाए। रस को पहली बार ऑरा का असली मतलब समझ आया और अब गोल्डन नाइट यूजिस खुद मैदान में उतर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, वॉइस ऑफ अलिसियम के पीछे छुपा रहस्य अभी भी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के छठे भाग को। पीछे खड़ा एक सैनिक रस पर चिल्लाता है और उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन रस सुनने वालों में से नहीं था। वो फिर से तलवार उठाकर लेपनहार्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। वो वार अस्वाभाविक था, मानो किसी और स्तर की चीज हो। रस की तलवार इस बार सीधे उसकी गर्दन की ओर आती दिखाई देती है। देखने वालों को लगा कि हमला सफल हो गया, लेकिन आखिरी क्षण में लेपनहार्ट अपने शरीर से लिपटी हुई जंजीर का इस्तेमाल करता है। जंजीर तलवार को रोक लेती है। उसी समय उसका दूसरा हाथ रस की पसलियों में धंस जाता है। धड़ाम! एक ही प्रहार में लड़का घूमता हुआ दूर जा गिरता है, लेकिन लेपनहार्ट का ध्यान उस पर नहीं था। वो अब भी उसी डाउनवर्ड स्लैश के बारे में सोच रहा था। आखिर कोई इंसान इतना शक्तिशाली एक वार कैसे कर सकता है और साथ ही लड़ाई में इतना बुरा कैसे हो सकता है। उसने अपने दोनों जीवन मिलाकर भी इतना असंतुलित योद्धा कभी नहीं देखा था। लेकिन तभी कोई बोलना शुरू करता है और हमारा लड़का बिना देखे ही समझ जाता है कि ये यूसिस है। सामने गोल्डन नाइट खड़ा था। वो कहता है कि इतनी क्षमता वाला व्यक्ति लोगों के घरों में घुसकर चोरी करता हुआ बड़ा अजीब लगता है। लेपनहार्ट जवाब देता है कि उसके अपने कारण हैं, लेकिन यूसिस कहता है कि कारण बाद में सुने जाएंगे, अभी उसे रोकना ज्यादा जरूरी है। अगले ही पल दोनों एक साथ हरकत करते हैं। एकेडमी ऑफ द अनडिफीटेड की पहली सीख थी कि जो पहले हमला करे उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए लेपनहार्ट सीधे आगे बढ़ता है, लेकिन यूसिस भी बिल्कुल उसी समय आगे आता है। तलवार चमकती है, मुट्ठी आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे तक पहुंचते हैं। फिर अचानक दोनों पीछे हट जाते हैं। आसपास खड़े नाइट्स कुछ समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है दोनों डर गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों ने एक साथ ऐसे हमले चुने थे जिनमें अगर कोई भी पीछे न हटता तो दोनों मर सकते थे। इसलिए दोनों आखिरी क्षण में रुक गए। कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर यूजिस मंत्र बोलना शुरू करता है। काली परछाइयां उसके चारों ओर इकट्ठी होने लगती है। उसने शैडो मैजिक सक्रिय कर दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण फाइटर नहीं था। लेपनहार्ट ने अपने पिछले जीवन में ऐसी हजारों स्पेल्स देखी थी। वो अपना चोगा घुमाता है, मना का प्रवाह बिगाड़ देता है और शैडोज उसी क्षण बिखर जाती है। इस बार यूजिस सच में हैरान हो जाता है। लेपनहार्ट लगभग कह ही देता है कि मैजिक उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उससे पहले ही यूजिस फिर हमला कर देता है। एक और तलवार का वार, एक और बचाव, फिर दूसरा वार, फिर तीसरा। लड़ाई लगातार तेज होती जा रही थी। हर बार जब यूसिस आगे बढ़ता, लेपनहार्ट को हमला टालना पड़ता, और हर बार जब लेपनहार्ट जवाबी हमला करता, यूसिस किसी तरह बच निकलता। लेकिन आखिरकार एक मुक्का उसके सीने पर लगता है। धड़ाम! यूसिस की आंखें फैल जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि किसी ने आर्मों के ऊपर से उसे नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो रुकता नहीं। अगले ही पल आग की देवी का आह्वान, फिर बर्फ की देवी, फिर दूसरी स्पेल्स, फिर तीसरी, फिर चौथी। पूरा गलियारा विस्फोटों से भर जाता है। लेपनहार्ट पीछे हटता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। एक और विस्फोट होता है, दीवारें कांपती हैं, धुआं फैल जाता है और धुएं के बीच खड़ा लेपनहार्ट आखिर गंभीर हो जाता है, क्योंकि अभी अभी यूसिस ने मटीरियल डिस्ट्रक्शन स्पेल का इस्तेमाल किया था। ये साधारण जादू नहीं था, ये बेहद उन्नत स्तर की मैजिक थी। दूसरी तरफ यूसिस की उलझन बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि सामने वाला आदमी उसकी हर स्पेल का जवाब कैसे जानता है। उसके अनुसार ऐसा सिर्फ दो तरह के लोग कर सकते थे, या तो कोई महान आर्चमेज या फिर कोई ऑरा यूजर। तभी वो अगली एबिलिटी सक्रिय करता है। बैंगनी रंग की जहरीली धुंध पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, डिकम्पोजिशन मैजिक। लेकिन लेपनहार्ट उसे देखते ही समझ जाता है कि इसका काउंटर क्या है। वो जमीन पर जोर से पैर मारता है। हवा का प्रवाह बदल जाता है, धुंध टूटकर बिखर जाती है और अगले ही क्षण वो यूसिस के सामने खड़ा होता है। सीधा मुक्का। यूसिस फिर किसी तरह अपनी तलवार से बचाव कर लेता है। अब गोल्डन नाइट पूरी तरह आश्वस्त हो चुका था। उसके सामने खड़ा आदमी ऑरा यूजर है, और अगर ऐसा है तो उसे भी अब उसी स्तर पर लड़ना होगा। दूसरी तरफ लेपनहार्ट मन ही मन सोच रहा था कि मैजिक सच में बेहद गंदी चीज है। अपने पिछले जीवन में वो हमेशा मानता था कि फाइटर्स ही चालाकी और धोखे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि मेजर्स भी किसी से कम नहीं होते।
दूर खड़े बाकी नाइट्स बस धमाकों को देख रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़ाई आखिर किस स्तर पर पहुंच चुकी है। इसी बीच यूजर्स एक और बात नोटिस करता है। सामने वाला आदमी उसके बराबर ताकत रखता है। उसका शरीर ऑरा यूजर जितना मजबूत है, उसकी गति भी वैसी ही है, उसकी प्रतिक्रिया भी। लेकिन फिर भी वो ऑरा का इस्तेमाल नहीं कर रहा, एक भी बार नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अगर कोई आदमी इतनी ताकत के बावजूद अपनी असली शक्ति छिपा रहा हो, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था, वो अभी तक गंभीर नहीं हुआ है। और अगर वो गंभीर हो गया तो शायद ये लड़ाई उसी क्षण खत्म हो जाएगी। ऊपर से यूसस तुरंत एल्ड्राड और एल्ड्रन को जागृत करने का आदेश देता है, यानी उसका प्रसिद्ध आर्मोर और स्वॉर्ड पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो जाते हैं। उसी क्षण लेपनहार्ट समझ जाता है कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। अगले ही पल गोल्डन नाइट अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ टूट पड़ता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि लेपनहार्ट मन ही मन उसका धन्यवाद कर रहा था। अगर सामने कोई साधारण दुश्मन होता तो शायद वो इतना गंभीर ही नहीं होता। हमला बिजली की तरह उसकी ओर आता है। देखने वालों को यकीन था कि इस बार वार सीधे लगेगा, लेकिन ठीक आखिरी पल लेपनहार्ट स्पाइरल गार्ड सक्रिय कर देता है। वही टेक्निक जिसे सीखने में उसे सबसे ज्यादा समय लगा था और जिसके बारे में जेराड हमेशा कहता था कि एक दिन यही उसकी जान बचाएगी। रस दूर से यूसस का नाम चिल्लाता है। फिर धड़ाम, एक भयानक विस्फोट पूरे क्षेत्र को हिला देता है। जब धुआं थोड़ा छंटता है तो लेपनहार्ट वहाँ नहीं था। यूसस अपनी जगह खड़ा खुद से बड़बड़ाता है कि ये असंभव है। आखिर किसी ने उस हमले को रोका कैसे? सच्चाई ये थी कि लेपनहार्ट ने हमला रोक तो लिया था, लेकिन उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी। स्पाइरल गार्ड एक पल देर से सक्रिय हुआ था, इसलिए झटका पूरा नहीं रुका। वो छत से नदी की ओर कूद गया था और बहाव में गायब हो गया। एक सैनिक घबराकर पूछता है कि क्या यूसस ठीक है? दूसरा जवाब देता है कि अभी सबसे जरूरी बात ये पता लगाना है कि कौन से आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए हैं। साथ ही तुरंत खोजी दल भेजना होगा। उस आदमी को भागने नहीं दिया जा सकता। एक सैनिक कहता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता, लेकिन यूसस सिर हिलाता है। वो जानता था कि उस आदमी जैसा कोई व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मर सकता। दूसरी तरफ उसी समय साइरस अचानक नींद से जाग उठती है। वो घबराकर बैठ जाती है और कहती है कि कुछ गलत हुआ है। सिलिन पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो खुद भी समझा नहीं पाती। बस इतना कहती है कि उसे बहुत बुरा एहसास हो रहा है और शायद लेपनहार्ट के साथ कुछ हुआ है। अगले दिन पूरा शहर अलर्ट पर था। हर जगह उन दो कथित बैंडिट्स की तलाश चल रही थी। साइरस और सिलिन भाग रहे थे, जबकि सिलिन लगातार शिकायत कर रहा था कि वो एक मर्द है और कोई साधारण लड़की उसे गोद में उठाकर नहीं भाग सकती। इस बीच सैनिक हर जगह लोगों को सिक्के देकर जानकारी खरीद रहे थे। पूरे शहर को खोज अभियान में शामिल कर लिया गया था। छतों पर सैनिक दौड़ रहे थे। हर दिशा से आवाजें आ रही थी कि घुसपैठिए रुक जाएं। आखिर साइरस चारों ओर से घिर जाती है। उसे हथियार डालने का आदेश दिया जाता है, लेकिन हमारी ब्रॉन्ज एल्फ लड़की ऐसा करने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत अपना लेजेंडरी बो निकालती है और अगले ही पल एक तीर सीधे एक सैनिक के चेहरे में जा लगता है। दूसरी तरफ यूजर्स को खबर मिलती है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। सैनिक माफी मांगते हुए बताते हैं कि ये दोनों साधारण अपराधी नहीं हैं। दोनों उम्मीद से कहीं ज्यादा कुशल हैं। यूजर शांत स्वर में कहता है कि अब वो खुद इसे संभालेगा। साइरस तुरंत सिलिन को आवाज देती है और कहती है कि फिर से उसकी बाहों में आ जाए। बेचारा सिलिन मन ही मन सोच रहा था कि आखिर लेपनहार्ट उसकी मसल ट्रेनिंग कब शुरू करवाएगा। तभी हवा में एक आवाज गूंजती है, ब्लेड ऑफ विंड। फिर वही लंबा मंत्रोच्चार। साइरस समझ जाती है कि यूसस आ चुका है। वो सिलिन को उठाकर दौड़ पड़ती है। सामने सुनहरा आर्मो, सुनहरी तलवार और हवा में तैरता हुआ एक योद्धा। साइरस उसे देखते ही पहचान लेती है। दूसरी तरफ यूजर्स को हैरानी होती है कि एक एल्फ के पास इतनी महंगी और दुर्लभ धनुष कैसे हो सकती है। तभी सिलिन तुरंत उसके ऊपर बफ डालता है और लायंस करेज सक्रिय कर देता है। अब यूजर्स को भी महसूस होने लगता है कि ये लोग साधारण भगोड़े नहीं हैं। इस बीच सिलिन मन ही मन लेपनहार्ट को कोस रहा था। उसे लग रहा था कि उस आदमी ने इन लोगों को बहुत हल्के में लिया और अब सब मुसीबत में फंस गए हैं। अगले ही पल यूजर्स बिजली जैसी गति से साइरस के सामने पहुंच जाता है। वो किसी तरह हमला रोकती है, लेकिन फिर भी दूर जा गिरती है। दूसरी तरफ कहानी वापस लेपनहार्ट की ओर लौटती है। नदी में गिरने के बाद जब वो जागता है तो खुद को पट्टियों में लिपटा हुआ पाता है। उसे मानना पड़ता है कि यूजर्स के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति छिपाकर लड़ना मूर्खता थी, लेकिन फिर भी परिणाम उतना बुरा नहीं था। कम से कम वो वॉइस ऑफ अलिशन हासिल करने में सफल हो गया था। वो उठकर पूछता है कि आखिर वो कहाँ है। तभी एक ड्वार्फ सामने आता है और पूछता है कि उसकी तबीयत कैसी है। वो अपना नाम इथोस बताता है। लेपनहार्ट अपना परिचय देता है। इथोस फिर किसी टिया नाम की ड्वार्फ महिला से थोड़ा सूप लाने को कहता है।
अजीब बात ये थी कि सभी ड्वार्व्स उससे असामान्य रूप से विनम्र व्यवहार कर रहे थे, जबकि आमतौर पर ड्वार्व्स इतने दोस्ताना नहीं होते। लेपनहार्ट को ये बात खटकती है, लेकिन तभी कमरे में एक और व्यक्ति प्रवेश करता है, सफेद वस्त्र पहने एक प्रीस्ट। वो खुद को आलपोर्ट का सेवक जेलफ्रेड बताता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर उनका उद्धारकर्ता जाग गया। लेपनहार्ट पूरी तरह उलझ जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन बूढ़ा प्रीस्ट बिना रुके आगे कहता है कि 6 साल पहले हाई प्रीस्ट को एक भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी, और उस भविष्यवाणी में उसी व्यक्ति का वर्णन था जो आज उनके सामने खड़ा है, जिसके पास लोहे जैसा शरीर होगा और अनंत ज्ञान होगा। वो अंधकार में रास्ते से प्रकट होगा, उसे उत्तर के आंसू यहाँ तक लाएंगे और सभी को उसका अनुसरण करना होगा, क्योंकि उसका भाग्य भविष्य को बदलना और मुक्ति लाना है। यही वो भविष्यवाणी थी जो हाई प्रीस्ट ने ड्वार्व्स को सुनाई थी। उनके अनुसार एक दिन एक महान व्यक्ति नदी की धारा से निकलकर उनके सामने आएगा और उन्हें बचाएगा। और अब जब लेपनहार्ट वहाँ बैठा था, उसे समझ आने लगा कि ड्वार्व्स उसे उस नजर से क्यों देख रहे थे। आलपोर्ट ड्वार्व्स का देवता था, वही उन्हें भविष्यवाणियां देता था। और हैरानी की बात ये थी कि 6 साल पहले, ठीक उसी समय जब लेपनहार्ट ने इस दुनिया में दूसरा जीवन शुरू किया था, एक नई भविष्यवाणी दी गई थी। इसका मतलब साफ था, आलपोर्ट इस टाइमलाइन में भी मौजूद था और घटनाओं को प्रभावित कर रहा था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि पिछले जीवन में असफल होने के बावजूद आलपोर्ट अब भी उसका साथ देना चाहता था। सच में वो बेहद उदार देवता था। लेपनहार्ट पूछता है कि क्या उन्होंने सिर्फ एक भविष्यवाणी के आधार पर एक इंसान की जान बचाई। जेलफ्रेड बिना झिझक जवाब देता है कि वो कभी भी आलपोर्ट के शब्दों पर संदेह नहीं करेगा। कुछ देर बाद छोटी ड्वार्फ लड़की उसकी जांच करती है और हैरानी से कहती है कि उसकी रिकवरी अविश्वसनीय है। लेपनहार्ट मुस्कुराकर कहता है कि ये सब उसके बनाए सूप की वजह से हुआ है। लड़की तुरंत शर्माकर उसे देखने लगती है और पूछती है कि क्या उसे फिर से जेलफ्रेड को बुलाना चाहिए। लेपनहार्ट उठकर बाहर निकलता है और वो लड़की उसकी बाह पकड़कर साथ चलने लगती है। चलते हुए वो ड्वार्व्स के बारे में सोचता है। ऑर्क्स के विपरीत ड्वार्व्स अपनी संस्कृति को गुलामी के बावजूद बचाने में सफल रहे थे। इसकी वजह थी उनका विशेष स्थान। दूसरे गुलामों की तरह उनका उपयोग सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं होता था। ड्वार्व्स ऐसे काम कर सकते थे जो इंसान नहीं कर सकते थे, जैसे खनिज ढूंढना। एक नाइट ड्वार्फ से पूछता था कि सोने की खान कैसे खोजी जाती है, और ड्वार्फ बहुत सामान्य स्वर में जवाब देता था कि बस धरती की आवाज सुनो, इतनी सी बात है। ऐसे विशेष कौशलों की वजह से ड्वार्फ्स ने समाज के रूप में खुद को किसी तरह बचाए रखा था। इसी बीच कुछ ड्वार्फ लड़कियां आपस में फुसफुसा रही थी। एक कहती है कि उन्हें बताया गया है कि यही उद्धार करता है। दूसरी कहती है कि लेकिन वो तो इंसान है, इसमें कोई तुक नहीं बनती। लेपनहार्ट उनकी बात सुन लेता है और पूछता है कि वहाँ कुल कितने ड्वार्व्स रहते हैं। जवाब मिलता है कि लगभग 60। फिर एक लड़की कहती है कि उसे एक अजीब बात महसूस हुई, वहाँ लगभग कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। दूसरी लड़की बताती है कि सभी पुरुष खदानों और पहाड़ों में काम करते हैं, लेकिन लेपनहार्ट जानता था कि इसके पीछे असली कारण कुछ और है। इंसान जानबूझकर ड्वार्फ पुरुषों और महिलाओं को अलग रखते थे, क्योंकि अगर कभी विद्रोह हुआ तो पुरुषों को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाना था। थोड़ी देर बाद जेलफ्रेड फिर उसका स्वागत करता है और कहता है कि अब वो पहले से बेहतर दिख रहा है। लेपनहार्ट उससे अनुरोध करता है कि उसे उद्धारकर्ता न कहे, सिर्फ लेपनहार्ट कहना काफी है। जेलफ्रेड हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि सच कहे तो उसे भी समझ नहीं आता कि आलपोर्ट ने उसे उद्धारकर्ता क्यों चुना, लेकिन उसने उसकी आंखों में एक बात साफ देखी थी, वो ड्वार्व्स को गुलामों की तरह नहीं देखता था। लेपनहार्ट सिर हिलाता है और कहता है कि हाँ, वो ड्वार्व्स का सम्मान करता है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं कि किसी पूरी जाति का भविष्य उसके कंधों पर रख दिया जाए। जेलफ्रेड जवाब देता है कि उसे भी नहीं पता कि आलपोर्ट ने एक इंसान को ड्वार्व्स का उद्धारकर्ता क्यों चुना, लेकिन वो इतना जरूर मानता है कि उनका देवता हमेशा सबसे बेहतर अवसर चुनता है। भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी, ये रहस्य उसके लिए भी उतना ही बड़ा था। उसका काम सिर्फ इतना था कि जरूरत पड़ने पर लेपनहार्ट की सहायता करे। फिर वो एक और बात कहता है। जब भी वो उसे उद्धारकर्ता कहता है, उसे अजीब लगता है, जैसे लेपनहार्ट इस सब से पहले ही परिचित हो, जैसे उसे पहले से सब पता हो। लेपनहार्ट बस हल्की मुस्कान देता है, क्योंकि सच्चाई यही थी, वो ये सब पहले जी चुका था। उसने ये रास्ता पहले भी तय किया था, और इसी वजह से वो जानता था कि अगर उसने फिर से आलपोर्ट के बताए रास्ते पर आंखें बंद करके चलना शुरू कर दिया, तो कहानी शायद फिर उसी दुखद अंत तक पहुंच जाएगी। तभी ड्वार्फ लड़की बताती है कि हाई प्रीस्ट उससे मिलना चाहते हैं। उनका नाम फादर मलिन है, वही ड्वार्फ्स के आध्यात्मिक नेता है और आलपोर्ट की भविष्यवाणियां प्राप्त करते हैं। ये नाम सुनते ही लेपनहार्ट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
मलिन, वही ड्वार्फ जो उसके पिछले जीवन में आखिरी समय तक उसके साथ खड़ा रहा था, वही जिसने साम्राज्य के अंतिम दिनों में भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ जेलफ्रेड उसे गौर से देखता है और कहता है कि वो सच में दिलचस्प इंसान है। उसे लगा था कि इतनी अजीब कहानी सुनकर कोई भी इंसान संदेह करेगा। उसे समझाने में बहुत समय लगेगा, खासकर इसलिए क्योंकि इंसान ड्वार्फ्स की तरह सत्य की आवाज नहीं सुन सकते। लेकिन लेपनहार्ट ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे सब समझ में आ रहा हो, जैसे वो पहले से सब जानता हो। लेपनहार्ट बस मुस्कुराता रहता है क्योंकि वो सचमुच सब जानता था। उसे मलिन याद था, आलपोर्ट याद था और वो भविष्य भी याद था जो आखिरकार विनाश में खत्म हुआ था। इस बार उसे वही गलती नहीं दोहरानी थी। लेकिन मलिन एक बुद्धिमान ड्वार्फ था। शायद इस जीवन में उसके साथ मिलकर वो कोई ऐसा रास्ता खोज सके जो पिछली बार नहीं मिल पाया था। शायद इस बार भविष्य सच में बदला जा सकता था। उसी समय वो लोग ग्रेट फोर्ज के काफी करीब पहुंच चुके थे। दूरी अब ज्यादा नहीं बची थी। तभी गफ्फा कहता है कि लेपनहार्ट को ग्रेट फोर्ज ले जाया जाएगा और उसके साथ एक मार्गदर्शक भी जाएगी, ड्वार्फ जाति की आखिरी वॉरियर ब्लडलाइन की वंशज। तभी छोटी ड्वार्फ लड़की आगे बढ़ती है और अपना परिचय देती है। उसका नाम टेल स्टील हैमर था। उसी समय सत्य की आवाज सुनने वाला ड्वार्फ फिर हैरान हो जाता है। जब ग्रेट फोर्ज का नाम लिया गया था तब भी लेपनहार्ट के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं आया था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो पूछता है कि आखिर वो हर चीज इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर लेता है और ड्वार्फ्स के बारे में इतना कैसे जानता है। लेपनहार्ट बस मुस्कुराकर कहता है कि अभी सही समय नहीं आया है। दुर्भाग्य से वो अभी सब कुछ नहीं बता सकता। तभी वो छोटी मूर्ख ड्वार्फ लड़की दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाती है कि उद्धारकर्ता आ गया। कमरे के अंदर बैठे बुजुर्ग ड्वार्फ की नजर तुरंत लेपनहार्ट पर पड़ती है। वो ईथोस से पूछता है कि क्या इस लड़के के कोई साथी भी है। ईथोस जवाब देता है कि हाँ, एक एल्फ लड़की और एक युवा प्रीस्ट उसके साथ थे। ये सुनते ही लेपनहार्ट का चेहरा गंभीर हो जाता है। तभी बुजुर्ग ड्वार्फ उसे बताते हैं कि उन दोनों को विस्काउंट कैल्बोन के किले में ले जाया गया है। दूसरी तरफ कहानी तुरंत यूजिस की ओर कट होती है। वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि उन्हें हर हाल में पता लगाना होगा कि ये बैंडिट्स क्या छिपा रहे हैं। इस बार शिष्टता और नाइटली ऑनर को भूल जाओ। जरूरत पड़े तो सबसे भयानक यातना का इस्तेमाल करो। सैनिक तुरंत आदेश मान लेते हैं। यूजिस के दिमाग में अब भी कई सवाल घूम रहे थे। उस अजीब एल्फ के पास एक मैजिक स्वॉर्ड थी जो आमतौर पर सिर्फ हाई ऑर्डर के कैप्टन्स के पास होती थी, और वो प्रीस्ट लड़का, उसके पास बिशप स्तर की डिवाइन पावर थी। उन्हें जल्द से जल्द इन दोनों की असली पहचान पता करनी होगी। लेकिन समस्या ये थी कि जिन लोगों को पूछताछ के लिए भेजा गया था उन्हें खुद नहीं पता था कि पूछताछ कैसे की जाती है। एक सैनिक दूसरे से पूछ रहा था कि आखिर जानकारी निकलवाते कैसे हैं। दूसरा जवाब देता है कि उसे भी नहीं पता। ज्यादा मारो तो मर जाएंगे, कम मारो तो बोलेंगे नहीं। तभी दरवाजा खुलता है और तीसरा आदमी अंदर आता है। वो कहता है कि आखिर में बस किसी तरह इन्हें बोलवाना है। वेरिस कहता है कि उसे समझ आ गया। रेंटो भी सहमति में सिर हिलाता है और उनका महान प्लान था कि चलो सिर पर मारते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। पूछताछ करने वाले दोनों सैनिक लाल चेहरे लेकर बैठे थे क्योंकि सिलिन ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यातना देने की जगह वो खुद उसकी एंडलेस बकबक का शिकार बन गए थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सिलिन हर सवाल का जवाब दे रहा था, सिर्फ जवाब नहीं, पूरी कहानी सुना रहा था। उसने बता दिया कि लेपनहार्ट मास्टर जेरार्ड की मार्शल एकेडमी से है। उसने कैसे उससे मुलाकात की, वो कहाँ मिले, कैसे दोस्त बने, जेरार्ड ने उसे कैसी ट्रेनिंग दी, वो 6 साल तक किन हालात में रहा। सिलिन तो यहाँ तक पूछ रहा था कि क्या उन्हें नहीं लगता कि कोई इंसान 6 साल तक इतनी भयानक ट्रेनिंग झेल ही नहीं सकता। दोनों सैनिक अब घुटनों पर बैठे उसकी बातें सुन रहे थे। एक तरह से पूछताछ उल्टी हो चुकी थी। अब वो लोग ही श्रोता बन गए थे। सिलिन बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था। उसकी स्पीच बबल्स मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिर उसका गला बैठने लगता है। एक सैनिक उसे पानी तक ऑफर कर देता है। सिलिन खुशी से पानी पीता है और कहता है कि चिंता मत करो, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। आखिर एक सैनिक पूछ ही लेता है कि क्या उसे सच में इतनी सारी बातें बतानी चाहिए। उसके साथी के प्रति उसकी लॉयल्टी कहाँ गई। लेकिन सिलिन बिना किसी शर्म के जवाब देता है कि उसके पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है। सैनिक फिर पूछता है कि क्या वो पक्का है। आखिर लेपनहार्ट हीरो ऑफ फिस्ट्स के उत्तराधिकारी है। अगर लोगों को पता चला कि वो चोरी में शामिल है तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सिलिन कंधे उचकाकर जवाब देता है कि अगर उस हरामी को अपनी प्रतिष्ठा की इतनी चिंता होती तो उसे चोरी करनी ही नहीं चाहिए थी। दोनों सैनिक एक दूसरे को देखते हैं और मान लेते हैं कि बात में दम तो है। आखिर जब उन्हें लगता है कि अब सब कुछ पता चल गया है तो वो असली सवाल पूछते हैं, चोरी किया गया आर्टिफैक्ट कहाँ है।
इस बार सिलिन पहली बार रुकता है, फिर कहता है कि दुर्भाग्य से इस सवाल का जवाब वो नहीं दे सकता क्योंकि उसे खुद नहीं पता। सैनिकों को यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। आखिर कोई बैकअप प्लान तो बनाया होगा, लेकिन सिलिन तुरंत जवाब देता है कि उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था क्योंकि लेपनहार्ट ऑरा यूजर है और इतना आसान काम वो कैसे फेल कर सकता था। अब दोनों सैनिक पूरी तरह उलझ चुके थे। वो आपस में पूछ रहे थे कि क्या पूछताछ सच में ऐसे होती है। उन्हें तो लगा था कि इसका तरीका कुछ और होता होगा। दूसरी तरफ जंगल के बीच टेल्स लाल चेहरा लिए लेपनहार्ट को देख रही थी। उसकी आंखों में साफ प्रशंसा थी क्योंकि थोड़ी ही देर पहले लेपनहार्ट ने अकेले एक जंगली सुअर का शिकार किया था। उसे घसीट कर लाया, खुद साफ किया, खुद आग तैयार की और अब उसे भून भी रहा था। छोटी ड्वार्फ लड़की की नजरों में वो लगभग किसी दंतकथा के नायक जैसा लगने लगा था। हमारा लड़का आराम से आग के पास बैठा था। उसने ग्रिल तैयार कर ली थी और अब दोनों के लिए खाना बना रहा था। दूसरी तरफ टेल्स थोड़ी चिंतित दिखाई देती है। वो पूछती है कि क्या सच में यहाँ शिकार करना ठीक है। आखिर ये विस्काउंट कैल्बून की जमीन है। लेकिन लेपनहार्ट बिना किसी परवाह के जवाब देता है कि अब उसे ऐसी छोटी मोटी बातों की चिंता नहीं रही। टेल्स समझ ही नहीं पाती कि वो अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगर उसे सच में सभी जातियों को आजाद करना है तो वो हमेशा कानूनों का पालन नहीं कर सकता। आखिर दूसरे रेसेस को मुक्त करने की इच्छा ही इस दुनिया के कानूनों के खिलाफ थी। वो मांस का एक टुकड़ा खाता है और खुद से कहता है कि उसे जल्दी से अपनी ताकत पूरी तरह वापस हासिल करनी होगी। इसी दौरान टेल्स उसकी ओर देखती रहती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतनी तेजी से ठीक हो सकता है। तभी लेपनहार्ट अपना हाथ हल्का सा घुमाता है। एक पल के लिए पूरा जंगल शांत हो जाता है। फिर धड़ाम, ऊर्जा की एक लहर चारों तरफ फैल जाती है और हमारा लड़का खड़ा होकर कहता है कि अब वो 100% ठीक हो चुका है। दूसरी तरफ कैल्बून के किले में यूजस गहरी सोच में डूबा हुआ था। अब उसे यकीन हो चुका था कि जो हुआ वो कोई संयोग नहीं था। इतने सारे आर्टिफैक्ट्स में से लेपनहार्ट ने वही आर्टिफैक्ट चुराया था जिसकी तलाश सिल्वर सेजेस कर रहे थे। इसका मतलब साफ था, वो लड़का कुछ जानता था। तभी कहानी एक महीने पीछे चली जाती है। उस समय एक रहस्यमय व्यक्ति यूजस के पास आया था। उसने पूछा था कि क्या वही गोल्डन नाइट है। यूजस ने तुरंत उससे पहचान पूछी थी, लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया था कि अगर वो सच में हाउस टेंस का उत्तराधिकारी है तो इस चिन्ह को पहचान जाएगा। जैसे ही यूसस ने उस प्रतीक को देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो सिल्वर सेजेस का प्रतीक था। जिस दिन वो हाउस टेंस का उत्तराधिकारी बना था, उसी दिन उसके पिता ने उसे एक गुप्त रहस्य बताया था। सिल्वर सेजेस, ऐसे अस्तित्व जो अकेले राष्ट्रों को नष्ट कर सकते थे। दुनिया का समस्त ज्ञान, जादू, तकनीक, सब कुछ उनके पास था। उनकी शक्ति वर्तमान युग से कई गुना आगे थी, लेकिन वो बहुत कम संख्या में थे, छिपकर रहते थे और केवल बड़े संकट के समय ही दुनिया के सामने आते थे। सिल्वर सेजेस के बीच तो किसी राष्ट्र का राजा भी केवल मध्यम स्तर का व्यक्ति माना जाता था। यही वजह थी कि उस प्रतीक को देखते ही यूजस घुटनों पर बैठ गया था। उस व्यक्ति ने उसे एक स्क्रॉल दिया और कहा कि हाउस टेंस के नाम पर अलिशन रूइंस की खोज उसी को करनी होगी। वहाँ मिलने वाले सभी आर्टिफैक्ट्स वो रख सकता है, लेकिन एक आर्टिफैक्ट उसे हर हाल में सौंपना होगा, वॉइस ऑफ अलिशन। और अगर वो इसमें असफल हुआ तो उसके परिणाम केवल उस पर नहीं बल्कि पूरे हाउस टेंस पर पड़ सकते हैं। उस समय से ही यूसस इस मिशन को लेकर तनाव में था। तभी वर्तमान में दरवाजे पर दस्तक होती है। वेरिस और रेंटो अंदर आते हैं। वो बताते हैं कि पूछताछ पूरी हो गई है और अजीब बात ये है कि दोनों कैदी शायद सच बोल रहे हैं। इसी दौरान दृश्य उन सैनिकों पर जाता है जो दरवाजे के पास पहरा दे रहे थे। उनमें से एक अब भी कांप रहा था। वो कह रहा था कि कल जो हुआ उसे याद करके ही डर लग रहा है। वो बिल्कुल सामान्य खड़ा था। फिर अचानक धड़ाम, उसे किसी ने पीछे से मारा और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसने देखा कि लेपनहार्ट अकेले अपनी मुट्ठियों से 30 सैनिकों को पीट रहा था, जैसे कोई खेत में घास काट रहा हो। समस्या ये थी कि अब यूजस ने उस आदमी के दोनों साथियों को पकड़ लिया था और उसे डर था कि वो दानव उन्हें छुड़ाने वापस आएगा। तभी अचानक उसे एक अजीब एहसास होता है। वो पुल की तरफ देखता है और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि वहाँ लेपनहार्ट दिखाई देता है। वो धीरे धीरे पुल पर चल रहा था और उसके शरीर के चारों ओर हॉर्न ऑफ कैलामिटी की ऊर्जा घूम रही थी। उसी समय कमरे के अंदर बैठे यूसस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या सच में वो आदमी एकेडमी ऑफ द इंडोमिटेबल का छात्र है, और अगर ऐसा है तो सिल्वर सेज जैसी संस्था को उससे जुड़ी किसी वस्तु की जरूरत क्यों होगी। सिलिन ने पूछताछ के दौरान सब कुछ बता दिया था। जेरार्ड, एकेडमी, आर्टिफैक्ट और वो कहानी कि उसके मास्टर ने वो वस्तु उसके लिए वहाँ छोड़ी थी।
अब यूसस उन सब बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है वो कहानी झूठ हो, लेकिन दूसरी तरफ सिलिन जैसा युवा प्रीस्ट फिलिनांस के बिशप स्तर की शक्ति रखता था। इतना शक्तिशाली बच्चा इतनी जटिल साजिश खुद नहीं बना सकता था। इसलिए यूसस को लगने लगा कि सिलिन और साइरस सिर्फ मोहरे हैं, असली खिलाड़ी लेपनहार्ट है। और अब जबकि वॉइस ऑफ अलिशन पहले ही उसके हाथ लग चुकी है, शायद वो दोनों को छोड़कर भी जा सकता है। यूसस के लिए स्थिति बेहद खराब थी। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी पूरा किला हिल जाता है। धड़ाम। पुल की दिशा से एक भयानक विस्फोट की आवाज आती है और उसी क्षण सभी समझ जाते हैं कि लेपनहार्ट आखिरकार पहुंच चुका है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उस ऊर्जा को वो कहीं भी पहचान सकता था। वो दानव वापस आ चुका था। दूसरी तरफ हमारा लड़का पूरे आराम से खड़ा था और कह रहा था कि उसने सुना है उसके साथियों को इसी किले में कैद करके रखा गया है। तब तक आधा किला आग की लपटों में घिर चुका था। चारों तरफ हाउस टेंस के नाइट्स चिल्ला रहे थे कि आज इस घमंडी कमीने को हाउस टेंस की असली ताकत दिखाई जाएगी। सैनिक चिल्लाते हैं कि आज की लड़ाई पिछली बार जैसी नहीं होगी, लेकिन लेपिन भी मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो भी यही सोच रहा है, क्योंकि इस बार वो बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकेगा। यूसस तुरंत रेंटो और वेरीज को आगे भेज देता है, वही दोनों जो पहले सिलिन और साइरस से पूछताछ कर रहे थे, लेकिन बेचारे आगे बढ़ भी नहीं पाते। लेपिन का सिर्फ एक वार पड़ता है और दोनों हवा में ऐसे उड़ते हैं जैसे किसी ने कूड़े के थैले फेंक दिए हों। फिर वो सबको चेतावनी देता है कि ऑयरा से भरे वार के सामने कवच किसी काम का नहीं होता। उसी समय पीछे खड़े प्रीस्ट्स और मेजर्स प्रार्थनाएं शुरू कर देते हैं। कोई आशीर्वाद मांग रहा है, कोई बफ लगा रहा है, कोई मैजिक तैयार कर रहा है। लेकिन लेपिन के लिए ये सब बच्चों का खेल था। वो एक तरफ झुकता है, एक आदमी के चेहरे पर मुक्का मारता है, दूसरे को आराम से उड़ाता है, फिर जमीन पर एक जोरदार कदम मारता है और आसपास खड़े सैनिक पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। लेकिन दुश्मन रुकते नहीं। बर्फ के तीर, आग के तीर, बिजली के हमले, हर दिशा से मैजिक बरसने लगती है। लेपिन मन ही मन बड़बड़ाता है कि मेजस सच में इस दुनिया का सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक दिन इन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। वो ऊपर की तरफ मुक्का मारता है और कई मैजिक अटैक्स वापस पलट जाते हैं। कुछ मेजस तो अपने ही जादू की चपेट में आ जाते हैं। लेपिन अच्छी तरह जानता था कि मेजस की सबसे बड़ी कमजोरी उनका ध्यान होता है। हल्की सी चोट लगते ही उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है। इसलिए अगला निशाना प्रीस्ट्स बनते हैं। किसी को गर्दन के पीछे हल्की चपत, किसी को छोटा सा चोक होल्ड, किसी को गाल पर थप्पड़, और देखते ही देखते प्रीस्ट्स जमीन पर सोने लगते हैं। सैनिक उसे कायर कहकर चिल्लाते हैं, लेकिन लेपिन हंस पड़ता है। 50 लोग मिलकर एक आदमी पर हमला कर रहे थे और उसे कायर कह रहे थे। उसे प्रीस्ट से निपटना अच्छी तरह आता था। उन्हें जल्दी बेहोश करना पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा उन्हें दर्द मिलता है, उतनी ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स उन पर उतरती हैं। इसलिए ज्यादा मारना उल्टा नुकसान कर सकता है। फिर भी सैनिक लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन लेपिन हाथ बांधे चट्टान की तरह खड़ा रहता है। अब सभी को समझ आ चुका था कि आज का लेपिन पिछली रात वाले लेपिन से पूरी तरह अलग था। तभी एक कमांडर मुड़कर रस पर चिल्लाता है, पूछता है कि वो आखिर खड़ा क्या कर रहा है। जब कोई आदेश नहीं देता तब सबसे पहले भागकर लड़ाई में कूद पड़ता है, और आज जब सब उसे लड़ने को कह रहे हैं तब वो हिल भी नहीं रहा। लेकिन रस की हालत कुछ और थी। उसकी आंखों के सामने पहली बार ऑरा का वास्तविक रूप खुल रहा था। वो देख पा रहा था कि ताकत कैसे बहती है, कैसे कैलती है, कैसे सिमटती है, कैसे एक शरीर के भीतर घूमती है। उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। अचानक उसे वो सब समझ आने लगा जो कोई उसे कभी सिखा नहीं पाया था। शायद ऐसी चीजें सिखाई ही नहीं जा सकती थी। केवल वही लोग इन्हें समझ सकते थे जो मार्शल आर्ट्स की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचते हैं। अब उसे समझ आ रहा था कि असली मास्टर कैसे चलता है, कैसे लड़ता है, और क्यों लेपिन बाकी सबसे अलग है। तभी अचानक हमला फिर शुरू हो जाता है। लेपिन एक तरफ छलांग लगाता है, ऊपर देखता है और मुस्कुरा देता है। आखिरकार उसे उस व्यक्ति का इंतजार था। यूसस सामने उतरता है और घोषणा करता है कि हाउस टेंस के नाम पर वो इस विद्रोही व्यवहार को अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। लेपिन उसकी तरफ देखकर कहता है कि हैरानी का नाटक बंद करो। काफी देर से छिपकर तमाशा देख रहे थे। यूसस चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला, लेकिन लेपिन पहले ही समझ चुका था। यूसस के पास वो मैजिक आर्मर था जो उसे ऑरा यूजर जैसी ताकत देता था, लेकिन ऑरा डिटेक्शन और सेंसरी एक्सपांशन जैसी चीजों की जानकारी उसमें नहीं थी। वो हंसते हुए कहता है कि अगर उसे उसकी ताकत परखनी थी तो अपने अधीन लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करना थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं था। सैनिक तुरंत विरोध करते हैं और कहते हैं कि यूसस ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन लेपिन तुरंत पूछता है कि फिर आने में इतनी देर क्यों हुई, क्या नहा रहे थे?
यूसस थोड़ा झेम जाता है और बहाना बनाता है कि वो सो रहा था और अभी अभी जागा है। लेकिन अगले ही पल वो अपनी तलवार निकालता है और घोषणा करता है कि हाउस टेंस के सम्मान को कलंकित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर वही सुनहरी पावर रेंजर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। आर्मर चमक उठता है, स्वॉर्ड चमकने लगती है, हवा में जादुई ऊर्जा घूमने लगती है। एक विशाल टॉर्नेडो लेपिन के सामने बनता है। लेकिन इस बार लेपिन भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब दोनों जानते थे कि असली लड़ाई शुरू होने वाली है। यूसस बिना रुके अपने लंबे लंबे स्पेल्स पढ़ना शुरू कर देता है और लेपिन मन ही मन सोचता है कि भगवान कसम, इस आदमी के हर स्पेल की स्क्रिप्ट पूरी किताब जितनी लंबी होती है। और इसी के साथ इस भाग की कहानी यही समाप्त होती है। आज के भाग में हमने देखा कि लेपिन अब पूरी तरह खुलकर मैदान में उतर चुका है। हाउस टेंस की ताकत उसके सामने खड़ी है। गोल्डन नाइट यूजर्स अब कोई खेल नहीं खेल रहा और दूसरी तरफ सिल्वर सेजेस का रहस्य भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। वॉइस ऑफ अलिसिम को लेकर आखिर कौन सी बड़ी साजिश चल रही है? यूसस और लेपिन की लड़ाई का नतीजा क्या होगा? रस आखिर किस रास्ते पर चलेगा? और क्या लेपिन इस बार अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों को बदल पाएगा? ये सब हमें अगले भाग में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि अभी तक का सबसे पसंदीदा किरदार कौन है। मिलते हैं अगले भाग में।